नमस्कार मित्रों। अभी एक वाइल्ड लाइफ पर चर्चा चल रही है। वन तारा वन तारा एक जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा एक बनाया गया एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू के लिए लाए गए हैं और उनका इलाज किया जाता है और रेस्क्यू किया जाता है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और वन तारा का इनॉग्रेशन भी किया। वहाँ शेरों के साथ, गैंडे के साथ कई वन्य पशुओं के साथ अपने चित्र खिंचाए। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे कई मित्र फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मुझसे पूछा कि इस तरह के जो जू एस्टेब्लिश करने के बारे में क्या प्रावधान है हमारे देश में। और मैंने YouTube पे डिबेट भी सुनी। तो जो पत्रकार लोग हैं वो डिबेट में वो बातें कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से कानूनन सही नहीं है। और उस डिबेट में कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ रहे हैं, वो भी खुल करके सही कानूनी प्रावधान नहीं बता रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इस विषय पर हमारे देशवासियों को सही कानूनी जानकारी दी जाए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन जो है उसके लिए हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू है। तो इस प्रकार के जू, प्राइवेट जू और उनके एस्टेब्लिशमेंट जिसमें रेस्क्यू सेंटर भी शामिल है के संबंध में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जू की परिभाषा क्या है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जू की परिभाषा इस प्रकार से है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इस एक्ट की धारा 239 में जू की परिभाषा दी है। वो इस प्रकार है: जू मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट वेदर स्टेशनरी और मोबाइल वेयर कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट फॉर एग्जिबिटिंग टू द पब्लिक और एक्स टू कंजर्वेशन एंड इंक्लूड ए सर्कस and off exhibit facilities such as rescue center and conservation breeding center, but does not include an establishment of a licensed dealer in captive animal। कि जू एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां कैप्टिव एनिमल्स को दिखाने के लिए या एक्स सीटू कंजर्वेशन करने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू सेंटर या ब्रीडिंग सेंटर, ये इस प्रकार के जो सेंटर है वो जू के अंदर शामिल है। अब यहां सवाल आता है कि ये जू की परिभाषा किसके लिए है? कैप्टिव एनिमल्स के लिए। तो कैप्टिव एनिमल्स क्या है? तो इसकी परिभाषा इस एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 में दी हुई है। Captive animals means any animal specified in Schedule 1 or Schedule 2 which is captured or kept or bred in captivity। यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जो अंकित पशु है वो कैप्टिविटी में रखा जाए, यानी कि नियंत्रण में रखा जाए, बंदी स्थिति में रखा जाए या बंदी स्थिति में उसकी ब्रीडिंग की जाए, तो वो
कैप्टिव एनिमल कहलाते हैं, जिसको हिंदी में बंदी प्राणी भी कहते हैं। तो जू में क्या क्या होते हैं, बंदी प्राणी होते हैं क्योंकि वो कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, और जो नेचर में जो घूमते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स है। इन्हीं शेड्यूल में जो अंकित पशु है वो यदि नेचर में है तो वो कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल, और यदि वो कैप्टिविटी में है तो कहलाते हैं कैप्टिव एनिमल। तो कैप्टिव एनिमल के लिए जू होता है। वाइल्ड एनिमल के लिए तो सेंचुरी और नेशनल पार्क ये होते हैं जहाँ इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए जू एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जहाँ इन शेड्यूल में अंकित कोई एनिमल को कैप्टिविटी में रखा जाता है। तो यानी कि वो वन्य पशु जो शेड्यूल में अंकित है और कैप्टिविटी में रखे जाते हैं वो कैप्टिव एनिमल्स है। तो ये अब आपको जू समझ में आ गया होगा। अब ये जू को एस्टेब्लिश करने के लिए और जू को ऑपरेट करने के लिए इस एक्ट में प्रावधान है। ये प्रावधान सेक्शन 38H में है। 38H में क्या है? नो जू शैल बी ऑपरेटेड विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय अथॉरिटी। यहाँ अथॉरिटी का मतलब है सेंट्रल जू अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के रिकॉग्नाइजेशन के बिना कोई भी जू एस्टेब्लिश नहीं होगा, जू ऑपरेट नहीं होगा। ये सेक्शन 38H कहता है। तो यदि प्राइवेट जू है और वो सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो गैर कानूनी है, और इसलिए चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, दोनों तरह के जू को सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त करना होता है। इसके लिए ये प्रोसीजर भी होता है जो इस एक्ट में दिया हुआ है। तो जू के लिए CZA का रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है। जू क्या होते हैं? जहां एग्जिबिट करने के लिए कैप्टिव एनिमल रखे जाते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए भी रखे जाते हैं, या ऑफ एग्जिबिट में रेस्क्यू सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर के लिए भी रखे जाते हैं। तो वो होते हैं जू। और कैप्टिव एनिमल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी प्राइवेट जू यदि CZA से ऑथराइज नहीं है तो वो गैर कानूनी है, और CZA से कोई रिकॉग्नाइज्ड है तो कानूनी है। तो ये वनतारा जो है ये एक जू है। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया है। अब यहाँ वाइल्ड एनिमल्स को एक अपने कंट्रोल में रखा गया है, अपनी कस्टडी में रखा गया है। तो स्पष्ट है कि वो कैप्टिविटी में रखे गए हैं, तो वो कैप्टिव एनिमल ही होंगे। तो उस कैप्टिव एनिमल को वहाँ रखने के लिए क्या वनतारा के जो प्रबंधक है या उसके जो ऑनर्स है वो उन्होंने सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त किया है या नहीं किया है। तो जहां तक मेरा सवाल है कि जिस जू को अब प्रधानमंत्री जी इनोग्रेट करते हैं तो वो CZA से ऑथराइज होना ही चाहिए। ये तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करने मालूम होता है, लेकिन होना ही चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिस प्राइवेट जू का इनोग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री जी करें और वो CZA से रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त किया हुआ ही नहीं हो, तो मामला गजब हो जाता है फिर तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ये जू है और संभवतः CZA से रिकॉग्नाइजेशन भी है। अब यह है कि जू के अंदर एनिमल्स कैसे एक्वायर किए जाते हैं। तो ये इसके लिए भी जो सेक्शन है वो सेक्शन है 38I है कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नो जू शैल एक्वायर, सेल और ट्रांसफर एनी वाइल्ड एनिमल और कैप्टिव एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्स एक्सेप्ट विद प्रीवियस परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि CZA की बिना प्रीवियस परमिशन के कोई भी जू कैप्टिव एनिमल या वाइल्ड एनिमल को न तो एक्वायर करेगा, न सेल करेगा, न ट्रांसफर करेगा। तो वनतारा के अंदर जो एनिमल्स आए हैं तो वो एनिमल एक्वायर करने की डेफिनेटली CZA ने परमिशन दी होगी। ये वनतारा के जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करने पे
है, पता चल सकता है। लेकिन एक संभावना एक और है कि यदि वो एनिमल बाहर के देशों से लाए हुए हैं तो क्या उस पर भी ये कानून लागू है क्या, जू वाले? तो इसमें लिखा है कि जू उन एनिमल का एस्टेब्लिशमेंट है जो शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है, जो एनिमल शेड्यूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पीछे जो 4 शेड्यूल है और उस शेड्यूल में भिन्न भिन्न जानवरों के नाम है, तो उस शेड्यूल में यदि जानवरों के नाम है तो जू के कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कानून लागू होता है। अब जैसे शेड्यूल में नाम लिखा है टाइगर, सिर्फ टाइगर लिखा है, उसका जूलॉजिकल नेम लिखा है पैंथेरा टिग्रिस। अब पैंथेरा टिग्रिस बंगाल टाइगर भी हो सकता है, सुमात्रा टाइगर भी हो सकता है, अफ्रीकन टाइगर या साउथ अमेरिकन टाइगर, जहां का भी टाइगर है तो वो सभी टाइगर पैंथेरा टिग्रिस है और टाइगर नाम से ही है, तो इसका मतलब है कि वो शेड्यूल में है। अब जैसे लॉयन है, लॉयन में तो उसमें लिखा है एशियाटिक लॉयन। जो एशियाटिक लॉयन है वो शेड्यूल में, अफ्रीकन लॉयन शेड्यूल में नहीं है, तो ये कानून अफ्रीकन लॉयन में लागू नहीं होते हैं। हाथी है तो एशियाटिक हाथी पे ये कानून लागू होते हैं, क्योंकि शेड्यूल में केवल एशियाटिक एलिफेंट का ही नाम है, अफ्रीकन एलिफेंट का नाम नहीं है, तो अफ्रीकन एलिफेंट पे ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है। तो अब सवाल ये होता है कि जिन एनिमल्स के नाम शेड्यूल में हैं, चाहे वो कहीं से भी लाए गए हो, उस पे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है और इन एनिमल के जू के एक्वायर के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। और जो विदेशी एनिमल है जिनके नाम शेड्यूल में अंकित नहीं है, विदेशी एनिमल्स के लिए एक शेड्यूल 4 नया बनाया गया है, तो वो साइटिस के तहत है। साइटिस क्या है? साइटिस एक इंटरनेशनल संधि है जिसके अंदर अपने अपने देशों में जो लुप्त हो रहे जानवरों को बचाने के लिए बहुत से देशों के बीच में एक संधि की गई है, उस संधि का नाम है साइटिस। तो साइटिस का चैप्टर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाला गया है, जिसका सेक्शन 49H कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ के जो ट्रेड में शामिल है, सम्मिलित है, ट्रेड का मतलब आयात निर्यात, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो धारा 49H में लिखा हुआ है। तो यदि बाहर के देशों से लाए गए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने धारा 49H के तहत परमिशन ली होगी, या ये एक्ट लागू होने से पहले लिए हैं तो वो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अब पोस्ट परमिशन लेनी होगी। तो बाहर के देशों से यदि ला रहा है कोई तो 49H के तहत परमिशन लेगा, और यदि इसी देश में से कहीं जू से प्राप्त कर रहा है या कहीं और से प्राप्त कर रहा है तो CZA की परमिशन लेनी होगी, तभी एक्वायर किए जा सकते हैं। तो वन तारा में जो एनिमल है वो इस तरह से एक्वायर होता है। अब एक सवाल उठता है कि साहब हमने तो घायल बीमार जानवरों को इलाज के लिए, रेस्क्यू के लिए यहां लाए, यहां रेस्क्यू सेंटर है, तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 39 ये कहता है कि रेस्क्यू सेंटर भी जू की परिभाषा में आता है, तो यानी कि रेस्क्यू सेंटर पे भी CZA के नियम लागू होंगे। अब यदि कहीं कोई जानवर बीमार है या घायल है, तो उस बीमार और घायल जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा। तो उसको पकड़ने के लिए भी सेक्शन 9 में निषेध किया हुआ है कि किसी वाइल्ड एनिमल को पकड़ना शिकार की परिभाषा में आता है। अब ये शिकार की परिभाषा कहां दी हुई है? ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 में दी हुई है, जिसके अंदर कई तरह के कार्य शिकार के अंदर आते हैं। तो किसी वाइल्ड एनिमल को पकड़ना भी शिकार के तहत आता है, शिकार की परिभाषा में आता है, चाहे आप उसको
अच्छी नीयत से पकड़ो, चाहे उसकी सेवा करने की नीयत से पकड़ो, चाहे उसको मारने की नीयत से पकड़ो, इसके अंदर हाँ इंटेंशन नहीं है, बस एक्ट है। इसके अंदर मेंसरिया मेंशन नहीं है, केवल एक्ट मेंशन है कि किसी भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल को आप पकड़ोगे तो ये माना जाएगा कि आपने उसका शिकार किया है। और धारा 9 में ये लिखा है कि इन शेड्यूल्स में अंकित जो वाइल्ड एनिमल है उनका शिकार मना है, यानी कि कोई पकड़ नहीं सकता। केवल सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंदर शिकार करने की परमिशन देने के प्रावधान है। तो सेक्शन 11 में यह लिखा हुआ है, और भी कई ये पर्पस लिखे हुए हैं, लेकिन एक पर्पस ये लिखा हुआ है कि यदि कोई वाइल्ड एनिमल बीमार हो, घायल हो और वो नेचर में उसकी रिकवरी होना संभव नहीं है तो उसका शिकार करने की परमिशन दी जाती है। शिकार करने की परमिशन यानी कि उसको पकड़ने की परमिशन दी जा सकती है। तो यदि कोई एनिमल किसी नेशनल पार्क, सेंचुरी, जंगल, नेचर में कहीं घायल हो गया हो, बीमार हो गया हो और उसको रेस्क्यू करना हो, तो रेस्क्यू करने वाले को सबसे पहले सक्षम अधिकारी से उसको पकड़ने की परमिशन लेनी होगी। यदि वो परमिशन नहीं लेता है तो वो धारा 9 का उल्लंघन करता है और वो शिकार करने का अपराधी होता है। तो समझे ना इस बात को। तो यदि रेस्क्यू के लिए किसी ने पकड़ा है तो क्या उसने धारा 11 के तहत परमिशन ली है? यदि नहीं ली है तो उसके ऊपर सर्टेनली धारा 9 का उल्लंघन के आरोप में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको पनिशमेंट दिलवाने की कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब आप यदि विदेश से जानवर ला रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। यदि हमारे देश के ही चिड़ियाघर से आप ट्रांसफर करवा रहे हो तो उसके लिए CZA की परमिशन चाहिए। और यदि आप वाइल्ड नेचर से ला रहे हो, उसके नेचर से ला रहे हो तो उसको पकड़ने की परमिशन सक्षम अधिकारी से लेनी चाहिए। फिर उसको आप अपनी कस्टडी में रखते हो, आप अपनी कैप्टिविटी में रखते हो। आपने पकड़ने की परमिशन ले ली, फिर दूसरी परमिशन चाहिए उसको अपने कस्टडी में, उसको अपनी कैप्टिविटी में रखने के लिए। तो वो एक सेक्शन है 40 का सब सेक्शन 2 और 40 का सब सेक्शन 2A। इनमें यह है कि आप किसी वाइल्ड एनिमल को या कैप्टिव एनिमल को अपने कैप्टिविटी में रखते हैं तो आपको सक्षम अधिकारी से उसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत है। आपको यदि प्रायर परमिशन नहीं लिए है तो आप सेक्शन 2 या तो आप सेक्शन 40 के सब सेक्शन 2 या सेक्शन 40 के सब सेक्शन 2A के तहत आपने वायलेशन किया है। तो आपने यदि पकड़ा है तो सेक्शन 11 के तहत परमिशन चाहिए। पकड़ के अपनी कस्टडी कैप्टिविटी में रखा है तो 40(2) या 40(2)A के तहत सक्षम अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। यदि नहीं लिए है तो आपने अपराध किया है। तो अब सब तरह से कोई क्लियर हो गया कि यदि कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट जू बनाना चाहता है तो प्राइवेट जू के लिए पहले तो CZA की परमिशन लो, उससे रिकॉग्नाइजेशन कराओ, फिर वहां एनिमल एक्वायर करने के लिए CZA की परमिशन लो, या बाहर से एनिमल मंगा रहे हो विदेशों से तो धारा 50H के तहत केंद्रीय सरकार से परमिशन लो, या यदि आप बीमार घायल जानवरों को नेचर से उनको पकड़ते हो, वाइल्ड नेचर से पकड़ते हो तो धारा 11 के तहत उसको पकड़ने की परमिशन लेनी चाहिए। फिर उसको आप अपनी कस्टडी में रखते हो तो आपको 40(2) या 40(2)A के तहत आपको परमिशन लेनी होगी। ये सब होगी तब आपका वो जू लीगल होगा। इसमें से एक भी परमिशन नहीं ली तो आपने अपराध किया है और इन अपराध की सजा बहुत है साहब। 7 साल तक जेल के प्रावधान है और लाखों रुपए की जुर्माने तक के प्रावधान है। अब ये इनके खिलाफ कार्रवाई करने की ड्यूटी किसकी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने की ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को है, पुलिस डिपार्टमेंट को है।
लेकिन यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं करता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी सेक्शन के प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो एक प्राइवेट पब्लिक पर्सन को भी उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है। वो है धारा 55C पे। 55C ये कहता है कि यदि किसी आदमी के नॉलेज में है कि किसी व्यक्ति ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन किया है और उसके पास कुछ सबूत है, तो वह 60 दिन का नोटिस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दे करके और 60 दिन के बाद में वो संबंधित न्यायालय में अपना कंप्लेंट पेश कर सकता है, अपना परिवाद पेश कर सकता है और न्यायालय को उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना होता है। तो यदि कि किसी का प्राइवेट जू है और उसके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो किसी भी पब्लिक मैन को भी ये पावर है कि वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को 60 दिन का नोटिस दे करके और जो ऑफेंडर्स है जिन्होंने वायलेशन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब वायलेशन करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो वो होता है कि जो खुद एक्ट करता है, जिसने वो एक्ट किया, और एक वो होता है कि जिसने उसको एक्ट करने के लिए प्रेरित किया है, एबेट किया, या किसी ने ऐसा करने के लिए कोशिश की, अटेम्प्ट किया। तो यदि किसी ने अबेटमेंट या अटेम्प्ट किया है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना कि जिस आदमी ने वायलेशन किया है। ये माना गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 52 में कि एबेटमेंट करने वालों को भी उतना ही पनिशमेंट का प्रावधान है। एबेटमेंट कौन? जो प्रेरित करे, यानी कि यदि क्या किसी ने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रूल लॉ को फॉलो किए प्राइवेट जू खोल लिया और कोई आदमी आकर के उस जू का इनोवेशन कर रहा है, यानी कि वो उस आदमी को प्रेरित कर रहा है कि हाँ बस तेरा ये जू बहुत अच्छा है और मैं तेरा जू का इनोवेशन कर रहा हूं, तो वो एबेटमेंट करने वाला भी उतना ही दोषी है। तो ये सार है, ये कानूनी है, प्रावधान है। तो डेफिनेटली जहां तक मेरी सोच है कि वन तारा जो एक प्राइवेट जू की तरह है, वो उसके लिए सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो किया होगा, डेफिनेटली फॉलो किया होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े लेवल का नेशनल मीडिया में भी आया हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका किया इनोवेशन भी किया है। और यदि किसी को इसके ऊपर शक है तो वो इसके लिए सबूत जुटाए और सेक्शन 55C में जो संबंधित न्यायालय है, जो जहां पे ये जू है, वो वहां का जो पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने का जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो लोअर कोर्ट फिर नोटिस जारी करके और इसकी प्री चार्ज एविडेंस लेगा। चार्ज सुनाने से पहले वो अपना संतुष्टि चाहता है कंप्लेंट के मामले में लोअर कोर्ट, इसलिए प्रोसिक्यूशन के जो भी गवाह होते हैं, अब इसके अंदर जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको एक वो अपना एडवोकेट खड़ा करना पड़ता है। और यदि यही कंप्लेंट कोई गवर्नमेंट की तरफ से दायर होती है तो गवर्नमेंट एडवोकेट यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको डील करता है। तो कंप्लेंटेंट के सबूत से यदि कोर्ट ये सहमत हो जाता है कि यस कोई ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो कोर्ट आरोपी को जो चार्ज सुनाएगा और उसके बाद में यदि वो आरोपी चार्ज को स्वीकार नहीं करता है तो उसको ट्रायल फेस करनी होती है। उसके बाद में जो भी होता है न्यायालय अपना निर्णय सुनाता है। तो साहब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन संबंध में ये प्रावधान है। अब ये किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी पब्लिक मैन को। और ख़ास तौर से ये मैंने वीडियो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए बनाया है जो मुझसे पूछते रहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो ये भी एक अच्छा है उदाहरण है। हालांकि मैं अभी बैंकॉक गया था तो वहाँ मैंने बैंकॉक में सफारी पार्क देखा। वहाँ किसी प्राइवेट मैन ने एक अपनी
प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इस तरह का सफारी बना रखा है। सफारी में और जू में इतना ही अंतर है कि जू में जानवर की केज में होते हैं और जो सफारी में जानवर खुले में होते हैं, और जो देखने वाले जाते हैं वो गाड़ी में या है बस में होते हैं, वो खुले नहीं होते। तो थाईलैंड में हो सकता है कि वो उनका अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, क्योंकि वहाँ पे कोई टाइगर शो भी होते हैं, वहाँ टाइगर के साथ में आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। और वहाँ जैसे मैंने देखा कि मगरमच्छ की स्किन की बैग वगैरह भी बनते हैं और वहाँ सेल होते हैं, और वहाँ मगरमच्छ पाले भी जाते हैं। तो वहाँ थाईलैंड का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ है, लेकिन वहाँ से आप कोई खरीद करके अपने यहाँ इंडिया में वस्तु नहीं ला सकते। यदि आप लाते हो तो वो साइटिस के तहत परमिशन लेनी पड़ती है। तो सब फिर कभी कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ का इश्यू आएगा तो मैं आपके सामने होऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।